स्टूडेंट्स, क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं। तो क्वांटम थ्योरी हमें दिया किसने? मैक्स प्लैंक जी ने दिया। देखो, इनकी थ्योरी के आने से पहले हमें यह पता था कि जो लाइट होते हैं वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, बट जब क्वांटम थ्योरी आई तो इन्होंने बताया, हमें मैक्स प्लैंक ने हमें बताया कि जो लाइट होते हैं, यूवीज होते हैं, यूवी रेज जो होती हैं, रेडिएशन जो होते हैं, ये किस फॉर्म में ट्रैवल करते हैं? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और टीनी पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में ये ट्रैवल करते हैं। हमें क्वांटम थ्योरी के अंदर मैक्स प्लैंक ने बताया, और इन्होंने बताया कि जो पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी है उसको उन्होंने नाम दिया फोटोन या क्वांटा। और बताया इन्होंने कि जो उनकी एनर्जी होती है, जो पार्टिकल्स की एनर्जी है वो फिक्स्ड होती है। इन्होंने हमें वैल्यू भी बताई। हमें कहा इन्होंने E इक्वल टू एच एफ। एफ क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर आपको लाइट की फ्रीक्वेंसी पता है तो आप उसके पार्टिकल की एनर्जी निकाल सकते हैं। एच यहाँ पे क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। इनके कहने के बाद तो हमें पता लगा कि जो लाइट्स होते हैं उनके पास ड्यूल नेचर होता है, मतलब उनके पास वेव नेचर भी है, उनके पास पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, तो इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, डी ब्रोगले हाइपोथेसिस। डी ब्रोगले नाम था साइंटिस्ट का। उन्होंने अपना हाइपोथेसिस किया, बस एक अनुमान लगाया। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास भी ड्यूल नेचर होता है, मतलब उनके पास भी पार्टिकल नेचर होता है एज वेल एज वेव नेचर होता है। इसको किसने प्रूव किया? डेविसन जर्मन। डेविसन जर्मन इन्होंने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है। इन्होंने कैसे प्रूव किया? इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन के ऊपर डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया और वहां से इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होते हैं? वेव नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है। और बोहर्स ने हमें कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। ठीक है, तो वहां से पता लग जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास भी कैसा है? ड्यूल नेचर है। उसके बाद डी ब्रोगली ने हमें एक इक्वेशन दी, वेवलेंथ इक्वल टू एच ओवर एम वी। एच यहाँ पे क्या है? मास। एच क्या है यहाँ पे? प्लैंक कांस्टेंट। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी क्या है? वेलोसिटी। और उसके बाद लैम्डा है आपके पास वेवलेंथ। ठीक है, तो हमें पता है किसी वेव के पास तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला हमारे पास वेवलेंथ, सेकंड फ्रीक्वेंसी और थर्ड इज वेलोसिटी। तो अगर आपको ये इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन है v इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, ये तीनों के बीच का रिलेशन है। तो हमें पता है v क्या होता है? एफ लैम्डा। उसके बाद अगर मैं निकालूं f, ठीक है, f इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। v क्या है? स्पीड। तो यहां किसकी बात कर रहे हैं? लाइट की। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? c। तो c बाई लैम्डा लिख दिया मैंने। अब हमने पढ़ा था क्वांटम थ्योरी के अंदर जो एनर्जी होती है क्या होती है? E इक्वल टू एच एफ। एफ की वैल्यू हमने अभी निकाली है, यहाँ पे एफ की वैल्यू निकाली c अपॉन लैम्डा। तो एच एफ, एफ की जगह पे हम लोग ये वैल्यू रख देते हैं c अपॉन लैम्डा, तो हमारे पास एनर्जी आ जाती है। उसके बाद हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर बताया गया कि आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की, माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन पता है तो आप उसकी एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं निकाल सकते। अगर आपको उसकी एग्जैक्ट मोमेंटम पता है तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं निकाल सकते। देखो, इसको कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जांपल, मैं रनिंग कर रहा हूं, बहुत तेज दौड़ रहा हूं, और मुझसे किसी ने पूछा कि आपकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, तो अगर मुझे अपनी एग्जैक्ट मोमेंटम पता है तो मैं अपनी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकता। ठीक है, अगर मुझे अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पता है तो मैं अपनी एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकता, मतलब साइमल्टेनियसली दोनों नहीं बता सकते हैं। ठीक है, जैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी क्या होगा? या तो इक्वल होगा या तो बड़ा होगा किससे? एच ओवर एम वी से। ठीक है, तो यहां पे डेल्टा पी क्या है? मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? एम वी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी और इक्वल या ग्रेटर देन किससे? एच ओवर एम वी से। यहां पे एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। बच्चे फिर से सुनो, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है कि किसी कोई इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहा है, तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। या तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन आपको पता है तो आप उसके एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते। दोनों में से एक चीज आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ये कहता है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ड्रॉबैक ऑफ बोहर्स मॉडल। तो बोहर्स का जो मॉडल था सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के ऊपर ही वैलिड था, मतलब कि हाइड्रोजन के ऊपर वैलिड था और हीलियम पॉजिटिव के ऊपर वैलिड था, लिथियम पॉजिटिव के ऊपर वैलिड था। मतलब जिस स्पीसीज के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर ही वैलिड होगा। उसके बाद इन्होंने कहा, सेकंड पॉइंट में कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो बोहर्स में कहा इलेक्ट्रॉन है वो मूविंग पार्टिकल्स हैं। बट डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, बट बहुत सिर्फ
पार्टिकल कहा, इसलिए यहाँ पे भी इनका एक ड्रॉबैक रहा। थर्ड, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है इनकी थ्योरी। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या है कि आपको अगर एग्जैक्ट पोजीशन पता है तो आप उस चीज की एग्जैक्ट लोकेशन मोमेंटम नहीं बता सकते, अगर उसके एग्जैक्ट मोमेंटम पता है तो उसके एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, ठीक है। तो बट जो बोहर है, बोहर की थ्योरी में इन्होंने दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ बता दिया। उन्होंने कहा कि जो रेडियस है उन्होंने फिक्स वैल्यू बता दी आपकी, उसके बाद वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन की बता दी, मास हमें पता है, mv मतलब मोमेंटम भी पता है और एग्जैक्ट पोजीशन भी पता है, जो कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। तो ये भी यहाँ पे टॉप। फोर्थ पॉइंट है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, उसकी स्प्लिट हो जाती है जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाती है, जिसको कहते हैं जीमन इफेक्ट। ये उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद जो स्प्लिटिंग हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो रही है, जिसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। ये उस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई।